Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है यदि आप भी MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। सो फॉर ऑल दोज हु आर वाचिंग एनी वीडियो अंडर आवर चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मैं आप सभी के लिए बताना चाहूंगी जल्दी से कि ये जो सीरीज है विच इज प्रज्ञान सीरीज, इस सीरीज के अंडर हम फ्री ऑफ कॉस्ट साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी जो आपका एग्जाम होने वाला है एमपीपीएससी जो कंडक्ट करने वाली है उसके पार्ट बी को फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, जहाँ पे यूट्यूब में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं। उन क्लासेस से आप अपना पूरा जो पार्ट बी है वो कवर कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल है बहुत ही मिनिमम रेट में। 400 रुपीज में आपको 5 यूनिट्स के नोट मिल जाएंगे जो कि फाइनल एडिटिंग फेज में। यूनिट 1 के नोट्स जो है वो ऑलरेडी लाइव है, 100 रुपीज में आपको यूनिट 1 के नोट्स मिल जाएंगे और कंप्लीट 5 यूनिट के जो नोट्स हैं वो 400 रुपीज में मिल जाएंगे। फाइनल जो नोट्स है मैंने आपको वेडनेसडे तक का टाइम आपसे मांगा था। हम फाइनल एडिटिंग के फेज में कुछ चेंजेस हैं जो हमको करने पड़ेंगे बिकॉज हम चाहते हैं जो नोट्स आप तक पहुंचे वो बहुत इफेक्टिव हो। जैसे कि आप सभी के फीडबैक से मुझे समझ आया है कि यूनिट 1 है और जो जो चेंजेस यूनिट 1 में आप सभी ने डिमांड किए थे उन चेंजेस को भी इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास हमने जो रिमेनिंग यूनिट के नोट्स है उसमें किया है। ओके, तो वो सभी लोग जो पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं और आप अगर आपने कहीं और कोई बैच नहीं लिया है और आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो पूरा का पूरा पार्ट भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ आपको बाकी की क्लासेस कैसे देखनी है बिकॉज दिस इज क्लास 27 ऑफ आवर सीरीज। सो यू जस्ट नीड टू टाइप प्रोपीसीएस। जैसे ही आप प्रोपीसीएस टाइप करेंगे आपको एक ब्लू कलर के आइकन वाला चैनल दिखेगा, आपको उसमें क्लिक करना है, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको ये साइंटिफिक ऑफिसर दिख रहा होगा, आपको व्यू फुल प्लेलिस्ट में जाना है। जैसे आप व्यू फुल प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको दिख रहा होगा कि पूरे जो क्लासेस हैं वो आपको यहाँ पर क्लास 1 से लेकर अभी तक हम क्लास 26 तक कर चुके हैं। पूरी यूनिट 1 इस 26 क्लासों में है जहाँ पे हमने थ्योरी भी पढ़ी है प्लस उसके साथ साथ उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी करें। ओके, बट अब जो यूनिट में स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से दिस इज यूनिट 5। ओके, अब देखिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यूनिट 5 जो है जो अब हम शुरू कर रहे हैं आज की क्लास में यूनिट 5 के ये दो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ओके, ऑलराइट, देखिए अब मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो टॉपिक है आपके यूनिट 5 का प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन, तो हमने यहाँ पे जो यूनिट 1 में बायोलॉजिकल सैंपल पढ़ा हुआ है ना, बायोलॉजिकल एविडेंसेस ब्लड सीमेन सलाइवा टिश्यू बोन, ठीक है, प्लस हमने फॉरेंसिक बायोलॉजी में प्रिंसिपल्स भी पढ़े हैं। तो वही प्रिंसिपल्स जो आप फॉरेंसिक बायोलॉजी में इस्तेमाल करते हो एंड साथ में ये जो हमने एविडेंसेस पढ़े हैं ब्लड सीमेन सलाइवा टिश्यू बोन टीथ यूरिन फीसेस एंड वेजाइनल सिक्रेशन, ये सारे जो बायोलॉजिकल सैंपल्स है इनकी जो हैंडलिंग है कि आपको कौन सा बैग टाइप ऑफ बैग यूज करना है, ठीक है, प्लस आपको कितने डिग्री सेल्सियस में उसको रखना है अगर रेफ्रिजरेट कर रहे हैं तो ये सारी चीजें हमने पूरे सैंपल वाइज कवर की हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमने बायोलॉजिकल सैंपल वाइज ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ हैंडलिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल कलेक्शन प्रिजर्वेशन भी हमने पढ़ लिया है, टेबुलेटेड फॉर्म में मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये यूनिट वहां से कोइंसाइड कर रही है इसलिए मैं इसे रिपीट नहीं करूंगी। ओके, ऑलराइट, यहाँ पर जो नोट्स है उसमें तो ये है, नोट्स में आपको यूनिट वाइज जो नोट्स है ना तो 5th यूनिट का ये वाला पार्ट नोट्स में कवर है, बट वो मैं यहाँ कवर इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में उसको बहुत इलेबोरेटेड फॉर्म में आपको पढ़ा चुकी हूँ। ओके, ऑलराइट, तो हम बेटर है कि जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उस पर वापस से टाइम वेस्ट ना करके जो नई चीजें हैं उन पर ज्यादा ध्यान दें। ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, मैंने ही आपको पढ़ाया है। ठीक है, बट फिर भी अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ये बताइएगा जरूर अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, चलिए, तो आज हम ये दोनों टॉपिक कवर कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम ये और ये वाला टॉपिक जो है वो कवर कर लेंगे और यूनिट 5 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो 2 यूनिट्स हो गई हमारी, बचे 3 यूनिट्स है तो वो पूरी जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो यूनिट्स भी, इसलिए मैंने अभी जो एमसीक्यू वाला पार्ट हम करते थे हर थ्योरी सेशन के बाद उसको अभी हॉल्ट पे रखा है क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि पहले हम सिलेबस को बहुत जल्दी कवर कर ले, उसके बाद एफएलटीज के माध्यम से हम पूरे सिलेबस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, और टेस्ट सीरीज भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी एंड इसके साथ नोट जो क्वेश्चन बैंक है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो क्वेश्चन बैंक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, बिकॉज हमें मिलके ये जो एग्जाम है, हाँ, प्रोपीसीएस की पूरी टीम लगी हुई है कि आपका ये एग्जाम क्लियर हो हमारे साथ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव इसलिए है ताकि ऐसे बहुत से लोग जो शायद बहुत बैचेस को अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी शिक्षा पहुंचे। ओके, ऑलराइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के साथ। और मैंने जैसे कि आपको बताया इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी क्रिस्पर कास एंड जीनोम एडिटिंग एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड डेटाबेस। ओके,
these are the concepts from यूनिट 5। ठीक है, हम यूनिट 5 की चीजें यहाँ पर आज पढ़ रहे हैं। प्लीज आप अपने साथ एक नोटबुक निकाल लीजिए, नोटबुक के साथ एक पेन, ताकि सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप अपने साथ अच्छे से समझ सकें। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, अगर हम क्रिस्पर कास 9 इसको जनरली यूजुअली सामान्यतः बुलाया जाता है, ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से ये क्रिस्पर कास है। क्यों? क्योंकि सिर्फ कास 9 प्रोटीन नहीं होता, 12 होता है, कास 13 होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग जिन्हें बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़ी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उन्होंने अपने बीएससी यूजी में या पीजी में नहीं पढ़ी, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि इस क्लास में, क्योंकि अगर आप इस यूनिट को देखो तो यूनिट का नाम फॉरेंसिक साइंस ऑर्गेनाइजेशन एंड बायोलॉजिकल एविडेंसेस एंड डेटाबेस है, तो हमको ये जो क्रिस्पर कास पढ़ना है वो फॉरेंसिक रिसर्च के टर्म में पढ़ना है। क्रिस्पर कास जीनोम एडिटिंग इन फॉरेंसिक रिसर्च, ऐसे ही बायोइन्फॉर्मेटिक डेटाबेस इन फॉरेंसिक जीनोमिक्स। ठीक है, मतलब इन्हें पढ़ना तो है, लेकिन आपको इन्हें ऐसे नहीं पढ़ना है कि ये यूजुअली कैसे होते हैं, आपको इनको फॉरेंसिक जीनोमिक्स, ठीक है, या फॉरेंसिक डेटाबेसेस जो होते हैं उनमें कैसे यूज किया जाता है, फॉरेंसिक रिसर्च में कैसे यूज किया जाता है, आपको इन्हें वैसे पढ़ना है। ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहूंगी, अगर हम इसे सिंपल टर्म्स में समझने का प्रयास करें तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो क्रिस्पर कास है ना, ये कट एंड पेस्ट टूल है, कट एंड पेस्ट टूल। ठीक है, अब देखो कट एंड पेस्ट टूल का क्या मतलब हुआ मैम, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मुझे कोई जैसे यही है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने नोट्स बनाए, ठीक है, अगर इस नोट में कहीं पर भी कोई गलती है, जैसे मान लीजिए अडेप्टिव है, तो अडेप्टिव की स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी हुई है ना, ये लिखी हुई है ADAPTVE, ये स्पेलिंग लिखी हुई है। ठीक है, अब मुझे इसको चेंज करना है, तो मेरे पास दो रास्ते हैं इसको चेंज करने के लिए, या तो मैं इसको पूरी तरीके से क्या करूं, डिलीट करूं, या तो मैं डिलीशन पे चली जाऊं, डिलीशन में चली जाऊंगी तो मैं इसको डिलीट करके वापस से क्या कर दूंगी, रीटाइप करूंगी, ऐसा ही करूंगी मैं, आई एम गोइंग टू रीटाइप इट अगेन। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, दूसरा ऑप्शन है इंसर्शन। इंसर्शन में मैं क्या कर सकती हूँ मैम, इंसर्शन में ये जो अडेप्टिव होना चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगी, इसकी स्पेलिंग को सही कर दूंगी, ADPT, एक आई इंसर्ट कर दूंगी, इसको मैंने इंसर्ट किया और एडेप्टिव, ये स्पेलिंग करेक्ट हो गई। तो ये दो रास्ते हैं मेरे पास। ठीक है, सेम चीज हम क्रिस्पर कास मैकेनिज्म में करते हैं। ओके, नाउ ये जो टेक्निक है, ओके, ये एक्चुअली किससे ली गई है, बैक्टीरियल सेल से ली गई है। अगर आप डेरिवेशन समझे इस टेक्निक का जो हम आज यूज कर रहे हैं, तो ये बैक्टीरियल सेल से ली गई टेक्निक है, एक बैक्टीरिया से ली हुई टेक्निक है। जो वायरसेस, जो बैक्टीरियल वायरसेस होते हैं ना, जैसे बैक्टीरियोफाज की अगर आप बात कर लो, तो जो ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया पर इफेक्ट अटैक करते हैं, उन वायरसेस जब वो एक बार अटैक करते हैं तो तब तो भाई इफेक्ट कर सकते हैं बैक्टीरिया को, लेकिन जब दूसरी बार अटैक करते हैं तो बैक्टीरिया अपना एक अडेप्टिव इम्यून सिस्टम की तरह इस क्रिस्पर कास टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जो पूरा, आप एक बात समझिए कि ये टेक्निक जो है वो बैक्टीरियल सेल यूज करता है अगेंस्ट द वायरस, वो वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, तो ये हमने वहीं से लिया हुआ है। ओके, ऑलराइट। अब इससे क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है बैक्टीरियोफेज को, ठीक है, और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, आपको समझ में आया, उसको इफेक्ट नहीं करने देता। तो एक टाइप का अडेप्टिव इम्यून सिस्टम बैक्टीरियल सेल का था, जो जिसे आज हम फोरेंसिक रिसर्च में यूज करें, जीनोम एडिटिंग के लिए यूज करें। ठीक है, कैसे कर रहे हैं मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ। पहले आप इसका फुल, ये वाला पार्ट आपको अगर समझ में आ गया तो क्रिस्पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये क्रिस्पर कास 9 जो है, ये कट एंड पेस्ट टूल की तरह आप देखिए कि भाई अगर आपका जीनोमिक सीक्वेंस है, आप ऐसे समझिए कि आपके पास आपकी बॉडी में, अगर आप डीएनए के बारे में बात करो तो हमको पता है ना कि बेसिस हैं, आपके डीएनए में बेसिस हैं, है ना, ATGC हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, और वो बेसिस ही एक्चुअली कोड करते हैं आपके कैरेक्टर्स के लिए या डिजीजेस के लिए। तो वो बेसिस या तो आप डिलीट कर दोगे, या तो डिलीशन हो सकता है, या तो उस बेस को इंप्रूव करने के लिए, उस सीक्वेंस को इंप्रूव करने के लिए आप इंसर्शन कर सकते हो। एक पर्टिकुलर बेस पेयर्स का आपने इंसर्शन कर दिया, तो हो सकता है वो डिजीज आगे जाके वो क्योर हो जाए। ठीक है, ऑलराइट, आपको समझ में आया। तो इन कट और पेस्ट टूल है क्रिस्पर कास, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, ओके, किसको कट और पेस्ट करता है, जीनोम को आपके। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट क्रिस्पर, द फुल फॉर्म इज क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, पैलिंड्रोमिक का क्या मतलब होता है कि भाई डीएनए है 5' to 3' और दूसरा 3' to 5'। ठीक है, तो अब यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस में आपको समझा रही हूँ, ATTAG अगर कहीं पे लिखा है ना, ठीक है, तो अगर हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बात करेंगे, एक मिनट दीजिए मुझे,
अगर हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ATTAG। ओके, मतलब आप जब 5-2 3 यहाँ पढ़ोगे तो भी वही, और यहाँ से पढ़ोगे तो, क्योंकि यहाँ से 5 है ना, तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में पढ़ेंगे। तो जब आप इसे लेफ्ट टू राइट पढ़ोगे तो भी ATTAG, और राइट टू लेफ्ट 5 की तरफ से जब पढ़ोगे तो ATTAG। तो ये एक टाइप का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो गया। आपको समझ में आया ये? ओके, ऑलराइट। सो क्रिस्पर का फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट, जो कि बैक्टीरियल सेल में होते हैं, बैक्टीरियल जीनोम में आपको देखने के लिए मिलते हैं। अभी हम इसे अच्छे से समझते हैं। अभी बस मैंने आपको पैलिंड्रोमिक रिपीट्स का मतलब बताया। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं और उनके बीच में स्पेसर्स होते हैं बैक्टीरियल सेल में, ठीक है। उनके बीच में क्या होते हैं? उनके बीच में होते हैं स्पेसर्स, ठीक है। और स्पेसर्स क्या होते हैं ये आपको मैं अभी बताऊंगी, पहले आपको बस समझा दूं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको समझा दूं, ठीक है। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो गया, फिर उसके बाद स्पेसर, फिर उसके बाद पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यहाँ पर हो गया। ओके, आपको समझ में आया ये? ओके, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज क्रिस्पर? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस, इनके बीच में स्पेसर रहेंगे, ठीक है। तो क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, रिपीट्स हैं क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है, और उनके बीच में स्पेसर्स हैं इसलिए इंटरस्पेस्ड। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आप क्रिस्पर के बारे में बात करो कि भाई क्रिस्पर समझे तो क्या क्या मतलब हुआ, तो क्रिस्पर एक्चुअली में एक स्पेशलाइज्ड डीएनए सीक्वेंस है। अगर हम क्रिस्पर की बात करते हैं, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, आप समझिए कि ये स्पेशल टाइप के डीएनए सीक्वेंसेस है जो कि किस में पाए जाते हैं? बैक्टीरियल सेल में, बैक्टीरिया के जीनोम में ये छोटे छोटे आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पाए जाएंगे, जिनको आप कहते हैं क्रिस्पर या क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ओके, ऑलराइट। अब ये जो क्रिस्पर आपको बैक्टीरियल सेल में देखने के लिए मिलता है, बैक्टीरियल जीनोम में देखने के लिए मिलता है, ये कैसे फंक्शन करता है? एज अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक बार अगर बैक्टीरियोफाज आया, वायरस की बात करें, एक बार अगर ये बैक्टीरियोफाज वायरस आया तो उस टाइम पे तो वो अटैक कर सकता है, लेकिन दूसरी बार मेमोरी सेल्स बन जाएंगे। ओके, ऑलराइट, आपके बैक्टीरियल सेल में, ऑलराइट, और फिर वो उसको वापस से इफेक्ट नहीं करने देगा बैक्टीरियल सेल को, क्योंकि क्रिस्पर कास जो है वो जाकर आपका जो इन्वेडिंग वायरस है उसको रिकॉग्नाइज करके डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ में आया आपको ये? ओके, ऑलराइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझा देती हूँ ताकि चीजें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ओके, अब कैसे क्रिस्पर वर्क करता है, तो याद रखिए कि अगर हम क्रिस्पर के बारे में बात करेंगे, आप जहां पे भी क्रिस्पर को पढ़ोगे तो क्रिस्पर को Cas9 के साथ पढ़ा जाता है। देखिए ये जो आपको ऑरेंज कलर का फ्रेगमेंट दिख रहा है, सेगमेंट दिख रहा है, ये Cas9 प्रोटीन है। यहाँ पे जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, दिस इज Cas9 प्रोटीन। ये क्या है? ये Cas9 प्रोटीन है विच act as an enzyme। आप समझिए Cas9 is actually a protein, okay, that acts as an enzyme, okay। और ये जो Cas9 है, ये Cas9 एक गाइड आरएनए के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। आप ऐसे समझिए कि Cas9 एक प्रोटीन है जो एंजाइम की तरह एक्ट करेगा। सो ये Cas9 किसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है? एक गाइड आरएनए के साथ। किसके साथ सीक्वेंस बना लेता है? एक गाइड आरएनए के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या बना लेता है? कॉम्प्लेक्स। ओके, ऑलराइट, इसको हम कहते हैं Cas9 गाइड आरएनए कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये जो Cas9 प्रोटीन है, ये किसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है? गाइड आरएनए के साथ सेल में, ठीक है। ओके, अब ये क्या होगा कि आपका जो ये कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स जिसमें Cas9 है और Cas9 प्रोटीन के साथ गाइड आरएनए है, ठीक है। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ये क्या हो जाएगा? ये मैचिंग डीएनए आपके जो बेस पेयर्स हैं या सीक्वेंसेस है, उनके साथ ये अटैच हो जाएगा। ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से इसको यहाँ पर देखिए कि हमारे पास Cas9 एक प्रोटीन है, Cas9 प्रोटीन प्लस ये आपका जो गाइड आरएनए है, ये एक दूसरे के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो अटैच हो जाएगा मैचिंग जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस के साथ, ठीक है, जो कि स्पेसर आरएनए के एडजेसेंट रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो येलो कलर का सीक्वेंस है, ये पूरा ये आपको दिख रहा है, ये जो पर्पल कलर से दिख रहा है, दिस इज गाइड आरएनए। क्या है ये? गाइड आरएनए, ठीक है। और ये क्या है? व्हाइट कलर से जो दिख रहा है, Cas9, ठीक है। तो ये प्रोटीन प्लस ये गाइड आरएनए, ये अटैच हो गया यहाँ पर जाकर, ठीक है। जैसे ही ये अटैच हो गया यहाँ पर जाके, अब ये क्या करेगा? Cas9 आरएनए कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ से ये जो डबल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इनको कट कर देगा।
आपको समझ में आया, ये स्ट्रैंड यहाँ से दोनों स्ट्रैंड जो है वो कट हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही ये स्ट्रैंड जो है वो यहाँ पे कट हुए, तो जो आपका प्रोग्राम डीएनए है, जो चेंज आप करना चाहते हो, वो आप उसको जो कट वाला रीजन है वहां पे आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। और कट हो गया तो डिलीशन तो हो ही गया है, लेकिन अगर आप किसी डीएनए को आप प्रोग्राम करते हो किसी स्पेसिफिक चेंज के लिए, तो आप उसको इंसर्ट भी कर सकते हो। आपको समझ में आया? अभी अच्छे से मैं एक बार और समझा देती हूँ आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। हम टेक्निक की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, हम हिस्ट्री की अभी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे कि बैक्टीरिया में कहाँ पर क्रिस्पर होता है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं टेक्निक कैसे काम करती है, ठीक है, क्योंकि हमको इसे फॉरेंसिक बायोलॉजी में कैसे फंक्शन कर रहा है वैसे समझना है, ठीक है। तो देखिए, आप समझ जाइए कि Cas9 जो है, ध्यान से समझेंगे, Cas9 एक प्रोटीन है जो एंजाइम की तरह एक्ट करता है। ये Cas9 किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा? गाइड आरएनए के साथ। किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा? गाइड आरएनए। तो गाइड आरएनए प्लस Cas9 प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स जो है वो अटैच हो जाता है मैचिंग जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस के साथ, ठीक है। जैसे ही वो अटैच हुआ, वो आपका जो Cas9 आरएनए कॉम्प्लेक्स है, स्पेसिफिकली ये जो प्रोटीन है, ये क्या करता है? कट कर देता है दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को। और जैसे ही कट किया, जो स्पेस बचा वहां पे जो प्रोग्राम डीएनए है उसका वो इंसर्ट किया जा सकता है, ठीक है, या वो इंसर्ट करवाया जा सकता है, या तो डिलीशन है तो उतना सीक्वेंस तो डिलीट हो ही गया, अलग हो ही गया, ठीक है। तो इंसर्शन भी हो सकता है, डिलीशन भी हो सकता है कास प्रोटीन्स का इस्तेमाल करके। आपको समझ में आया अच्छे से? ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। Cas9 जो कि एक प्रोटीन है, एंजाइम की तरह वर्क करेगा। गाइड आरएनए जो Cas9 को वहां तक लेकर जाएगा, ठीक है, मैचिंग जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस तक, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको पता है कि जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स है वो अलग अलग हो जाएंगे, और उसके बाद अगर आपको किसी नए डीएनए को इंट्रोड्यूस करना है तो प्रोग्राम डीएनए, ठीक है। आई होप अब समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे तो बेटर समझ पाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट Cas9, सो अभी हमने बात की थी कि जो प्रोटीन हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं विच इज गोइंग टू एक्ट एज एन एंजाइम, इट इज Cas9। इसीलिए जनरली क्रिस्पर में जो प्रोटीन यूज किया जाता है, यूजुअली सामान्यतः अगर हम बात करते हैं तो Cas9 है, इसीलिए क्रिस्पर Cas9 ज्यादा कहा जाता है इसको। बट क्रिस्पर और अगर हम Cas के बारे में बात करें तो Cas इज एक्चुअली अ प्रोटीन, जो Cas9 प्रोटीन है, Cas12 प्रोटीन है, Cas13 भी प्रोटीन है। आपको समझ में आया ये? सो इफ वी टॉक अबाउट क्रिस्पर, इट इज क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ओके, ऑलराइट, जो कि एक्चुअली में डीएनए सीक्वेंसेस हैं। क्या है? डीएनए सीक्वेंसेस हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? इन द जीनोम ऑफ मेनी बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बैक्टीरियल जीनोम में आपको जो डीएनए सीक्वेंस पाए जाते हैं, वो किस प्रकार के डीएनए सीक्वेंस, जो यहाँ पे मैं आपको फिर बता रही हूँ ताकि ये चीज आपको क्लियर हो। ये हमारा क्रिस्पर हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे एक और क्रिस्पर हो गया, पैलिंड्रोमिक अभी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर यहाँ पे एक और क्रिस्पर हो गया, ओके। और इन दोनों के बीच में जो होंगे वो स्पेसर्स होंगे, ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया स्पेसर, ठीक है। तो ये इंटरस्पेस्ड है ना एक दूसरे से, है ना, ये इंटरस्पेस्ड है। क्रिस्पर, ये क्रिस्पर है, ये क्रिस्पर है, ये क्रिस्पर है, और ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया ये क्या है? आपका स्पेसर। तो स्पेसर जो है वो एक्चुअली में क्या है? द यूनिक डीएनए फ्रेगमेंट्स विच आर एक्वायर्ड फ्रॉम प्रीवियस वायरल इन्फेक्शंस, ठीक है, मेमोरी है आप अगर देखो तो ऐसा एक फिंगरप्रिंट टाइप का है, ठीक है। तो स्पेसर क्या है? स्पेसर्स आर द यूनिक डीएनए फ्रेगमेंट्स, ये जो लगे हुए हैं आपके क्रिस्पर के बीच बीच में जो लगे हुए हैं वो आपके क्या है? स्पेसर्स हैं। तो स्पेसर्स क्या है एक्चुअली में? यूनिक डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हमने जो बैक्टीरिया ने प्रीवियस वायरल इन्फेक्शन से लिया हुआ होगा, ओके, ऑलराइट। एंड देन आप यहाँ पर देखो रिपीटर्स, रिपीटर्स ये हैं, ये जो मैंने ऑरेंज कलर से बनाया ये रिपीटर्स हैं, ये अपने आप को रिपीट करेंगे, शॉर्ट पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंसेस हैं जो बार बार अपने आप को रिपीट करेंगे, ओके, ऑलराइट। ये क्रिस्पर एरे बना रहे हैं मिलके, ये क्रिस्पर, ये जो पूरा सिस्टम आप देख रहे हो, दिस इज क्रिस्पर एरे, ओके। और इसके बाद एक लीडर सीक्वेंस होता है, ठीक है। अब लीडर सीक्वेंस क्या है? एक रेगुलेटरी रीजन है जो कि क्रिस्पर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका जो क्रिस्पर, आपका जो लीडर सीक्वेंस है वो क्या है? एक ऐसा रेगुलेटरी रीजन है जीनोम के अंदर जो कि क्रिस्पर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा, ओके, ऑलराइट। तो देखो, जब जैसे ही कोई बैक्टीरियोफाज जब वापस से अटैक करने आएगा तो आपका जो स्पेसर है उसके पास सारा सीक्वेंस का इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है,
है ना, मेमोरी की तरह स्टोर्ड है। तो जैसे ही अगर सेम अगर आपका जो आप कह सकते हो माइक्रोब है वो अगर अटैक कर रहा है तो उसकी मेमोरी सेव हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसकी जैसे ही मेमोरी सेव हुई तो जब नेक्स्ट टाइम अटैक होगा तो वो उसे रिकॉग्नाइज कर लेगा और फिर कास्ट प्रोटीन उसको जो वायरल डीएनए उसको इन्वेड करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, ऑलराइट, सो आई बिलीव हम यहाँ तक क्लियर हो गए हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। सो अगर हम बात करते हैं 1987 की, ठीक है, ऑलराइट। तो 1987 में यूजमी इसिनो एंड उनके जो कलीग्स थे उनने अनयूजुअल रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस को इकोलाई में आइडेंटिफाई किया, बैक्टीरिया में आइडेंटिफाई किया 87 में, ठीक है, ओके। उसके बाद 2002 में रिसर्च तो स्टार्ट हो चुकी थी 1987 में। 2002 में क्रिस्पर जो टर्म है उसको फॉर्मली किसने इंट्रोड्यूस किया, रूट जेनसन जी ने, ओके। उसके बाद जो आपका 2005 है इसमें क्रिस्पर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया गया एज अ इम्यून डिफेंस सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। फिर उसके बाद 2012 में जेनिफर डॉर्डना एंड एमैनुअल कारपेंटर ने प्रोग्रामेबल जीनोम एडिटिंग को डिस्क्राइब किया यूजिंग क्रिस्पर cas9 प्रोटीन, ठीक है। बताया कि भाई आप एडिट कर सकते हो, इंसर्शन और डिलीशन, इंडेल जिसकी हम बात करते हैं वो आप कर सकते हो, जीनोम को एडिट कर सकते हो यूजिंग क्रिस्पर cas9, ओके। देन 2020 में डॉर्डना एंड कारपेंटर जो है उनको नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिस्पर जीनोम एडिटिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2020 में डॉर्डना एंड कारपेंटर जो है उनको नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में, ओके, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिस्पर जीनोम एडिटिंग, दिस इज VIMP, ओके। और अभी अगर हम आज की डेट की बात करते हैं तो इसको यूज किया जाता है इन मेडिकल, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल एंड फॉरेंसिक एप्लीकेशंस। आई होप ये टाइमलाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये कितनी जरूरी है वो तो हम देख ही चुके हैं, ये हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की। तो अभी हमने क्रिस्पर के एरे के बारे में बात किया, मैंने आपको बना के भी दिखाया, राइट। तो एक क्या होगा, एक रिपीटेड पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस होगा, अभी हमने बनाया था, ठीक है। बीच में स्पेसर होंगे और ये आपका, आप मान लीजिए कि अगर ये क्रिस्पर है तो मैं एक दूसरी लाइन से स्पेसर बना देती हूँ, ठीक है। ये क्या है, आपके स्पेसर हैं, फिर एक और स्पेसर होगा, ठीक है, फिर उसके बाद एक और क्रिस्पर होगा, समझ में आया आपको। तो क्रिस्पर एरे में क्या होगा भाई, सबसे पहले तो रिपीटेड पैलिंड्रोमिक डीएनए जो ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये रिपीटेड पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस होंगे जिनके पास आपके जो एंड इसके बाद आपके पास स्पेसर्स होंगे, ये जो है ये स्पेसर का काम है, ठीक है। स्पेसर, क्योंकि हम यहाँ पे पूरे क्रिस्पर एरे को पढ़ रहे हैं इसलिए बताया गया कि भाई क्रिस्पर एरे ही जो है आपकी जेनेटिक मेमोरी को, आपका जो प्रीवियस इन्फेक्शन है उसकी मेमोरी को रखता है अपने पास, लेकिन उसमें भी कौन रखता है, स्पेसर, अभी हमने बात की, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने लीडिंग एक सीक्वेंस के बारे में बात की थी, ठीक है। तो लीडिंग सीक्वेंस जो है वो एक रेगुलेटरी रीजन है जो एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा, ओके, और क्रिस्पर आरएनए को जेनरेट करके देगा, ये बात आप समझिएगा। तो जो लीडिंग सीक्वेंस है वो बताएगा कि क्या करना है और क्रिस्पर एरे एज ए होल वो फंक्शन परफॉर्म करके देगा। स्पेसर डीएनए की अभी हमने बात कर ली, वायरल और प्लाज्मिक डीएनए से मिलता है, ठीक है, और मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट का काम करता है, अभी हमने बात की, ठीक है। उसके बाद गाइड आरएनए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गाइड आरएनए को अभी हमने देखा था, राइट। तो जो गाइड आरएनए है वो किसके साथ बाइंड होता है, अभी हमने बात की थी क्रिस्पर कास प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, राइट। सो गाइड आरएनए का फंक्शन गाइड करना है, किसको गाइड करना, कास प्रोटीन को, कहां तक लेकर जाना, टारगेट डीएनए तक लेकर जाना, आपको समझ में आया। गाइड आरएनए क्या करता है, कास प्रोटीन को डायरेक्ट करता है टारगेट डीएनए तक, ठीक है। अब ये जो गाइड आरएनए है इसमें क्रिस्पर आरएनए हो सकता है जिसमें वो सीक्वेंस होता है जो जिस टारगेट डीएनए पे आपको पहुंचना है उससे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे समझिएगा AGG तक पहुंचना है, AGG तक पहुंचना है, राइट। तो भाई AGG अगर हम बात करें, हमको पता है AT एंड GC जो है वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड करने, नंबर ऑफ बॉन्ड्स में मत जाइएगा, अभी मैं बस एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो जो आपके पास टारगेट आरएनए है, अब आप समझिए कि क्या यहाँ पे T हो सकता है, तो T नहीं होगा, आरएनए की बात है तो यूरासिल होगा, ठीक है, यूरासिल एंड देन साइटोसिन, ये सीक्वेंस आपके आरएनए में होगा। तो ये जैसे ही अपने कॉम्प्लीमेंट, आप जैसे टारगेट AGG है तो आपका जो क्रिस्पर आरएनए होगा वो UCC वाला होगा, आपको समझ में आया, right? So the CRISPR RNA contains a sequence which will be complementary to the target DNA। उसके बाद इसके आपका जो गाइड आरएनए है
उसके पास ट्रेस आरएनए भी हो सकता है विच इज ट्रांस एक्टिवेटिंग क्रिस्पर आरएनए, जो आपका जो क्रिस्पर आरएनए है उसके साथ बाइंड होता है और कास9 को एक्टिवेट करता है। ओके, या फिर सिंगल गाइड आरएनए भी हो सकता है, एसजी आरएनए। ठीक है, तो सिंगल आरएनए जो है वो आपके क्रिस्पर आरएनए और ट्रेसर आरएनए का एक फ्यूजन होता है। ठीक है, जीनोम एडिटिंग में जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो जीनोम एडिटिंग में हम सिंगल गाइड आरएनए का इस्तेमाल करते हैं यूजुअली, सामान्यतः, जिसमें क्या होगा, जिसमें क्रिस्पर आरएनए होगा, ठीक है, जिसके पास कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा, टारगेट डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, और प्लस ट्रेसर आरएनए होगा जो कास9 को एक्टिवेट करेगा। समझ में आया आपको? ठीक है, तो सिंगल गाइड आरएनए एक्चुअली में क्या है, फ्यूजन है। किस किस का फ्यूजन है? आपके क्रिस्पर आरएनए और ट्रेसर आरएनए का। ठीक है, ऑलराइट, और इसको जेनोमिक एडिटिंग में इस्तेमाल किया जाता है और ये सिंथेटिक है। ओके, ये भी याद रखेंगे, विच इज नॉट नेचुरल, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट गाइड आरएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आई होप क्लियर हो गया होगा। आप लोग मुझे बताएंगे व्हाट इज सिंगल गाइड आरएनए कमेंट्स में। मैंने पिछले वीडियो में आपसे बोला था कि आप अपने मार्क्स बताएंगे, एंड आई एम वेरी वेरी हम्बल्ड एंड ग्रेटफुल कि आप सब ने मुझे अपना रिस्पॉन्स दिया है। मोस्टली बहुत सारे लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, सब तो नहीं कहूंगी बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग द वीडियो बट दे आर नॉट टेलिंग मी देयर स्कोर्स। एंड यहाँ पर देयर इज अ स्टूडेंट, ठीक है, जिन्होंने मुझे वाकई एक पेपर पे पूरा आंसर लिटरली लिखकर और फोटो भेजी है टेलीग्राम में। सो आई सैल्यूट यू एज अ स्टूडेंट, वेरी गुड, कीप इट अप। आप सबने बहुत मेहनत की है, आप सबने मुझे अपने स्कोर शेयर किए हैं, बट इट वाज यू नो इट वाज वेरी वेरी गुड टू सी कि कोई स्टूडेंट इतने मन लगा के आपकी आपकी सारी बातें मान रहा है। सो थैंक यू सो मच। जिनके लिए मैं ये बोल रही हूँ वो समझ गए हैं। अगर आप ऐसे ही अच्छे से मन लगाकर पढ़ते रहे, आई विल डेफिनेटली टेक योर नेम ड्यूरिंग द वीडियो, ठीक है। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू ऑल, एंड अजब सिंह जी ऑल्सो, शिवानी, मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं। आई एम नॉट एबल टू टेक द नेम्स राइट नाउ, सलोनी वर्मा एंड अ लॉट ऑफ यू हैव आंसर्ड। तो मैं सबका नाम यहाँ पर नहीं ले रही हूँ, मैंने उन स्टूडेंट्स का नाम लिया है जो रेगुलरली मुझे ऐसा लग रहा है कि मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ। तो आप सब सब मेरे लिए बहुत स्पेशल है एंड मैं चाहती हूँ आप सबका नाम लूँ यहाँ पर, बिकॉज थैंक यू सो मच, आप बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं। बट प्लीज आप मुझे आंसर कीजिएगा कि सिंगल गाइड आरएनए क्या आप समझे उससे। मैंने अभी आपको समझाया क्या है, वो बताइएगा, ठीक है। एंड थर्ड फोर्थ कंपोनेंट, देखो अगर क्रिस्पर कास सिस्टम की बात करें तो एक क्रिस्पर एरे होगा, हमने बात की, स्पेसर डीएनए होगा, उसके साथ गाइड आरएनए होगा और साथ में कास प्रोटीन होगा। तो कास प्रोटीन हमको पता है दैट इट इज आरएनए गाइडेड। आरएनए गाइडेड क्यों? क्योंकि गाइड आरएनए लेकर जाता है इसको अपने साथ, है ना। तो आरएनए गाइडेड न्यूक्लियस एंजाइम दैट कट न्यूक्लिक एसिड एट स्पेसिफिक टारगेट साइट्स, ठीक है। जो भी टारगेट साइट जहां तक आपका गाइड आरएनए लेके जाएगा वहां पे कट लगाने का काम हमारा कास प्रोटीन करेगा। इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियेज एंजाइम। ओके, ऑलराइट। चलिए, तो मुझे लगता है यहाँ की चीजें हमें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं क्लास 1 एंड क्लास 2 की, ठीक है। इस पर हम क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन देखा था इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। ऑल्दो ये हमारे सिलेबस से उतना अलाइन नहीं करता है, लेकिन एक सिमिलर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने सोचा ये आपको पढ़ा देना चाहिए। क्रिस्पर सिस्टम्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू क्लास 1 एंड क्लास 2 सिस्टम्स। सिस्टम्स होते हैं दो, क्लास 1 क्लास 2, ठीक है। तो क्लास 1 में जो इफेक्टर कॉम्प्लेक्स है उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स का इस्तेमाल होता है, मल्टीपल प्रोटीन्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो क्लास 2 टाइप है उसमें इफेक्टर कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक सिंगल प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब कॉम्प्लेक्सिटी की अगर आप बात करो तो दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। क्लास 1 आर वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज मल्टीपल प्रोटीन्स यूज किए जाएंगे। क्लास 2 जो है ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ज्यादा सिंपल है आप कह सकते हो, ठीक है। बट क्लास 1 का यूज लिमिटेड है ना। और क्लास 2 इजी है, इजी हैंडलिंग है, सिंगल प्रोटीन यूज होता है, एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है, ठीक है। तो कास 3 कास 5 आर एग्जांपल ऑफ क्लास 1 सिस्टम्स, आप समझिएगा, ठीक है। तो कास 3 कास 5 क्रिस्पर सिस्टम जो है वो क्लास 1 के सिस्टम है। कास 9 कास 12 कास 13 जो है वो क्लास 2 के सिस्टम से, आप ऐसे समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मल्टीपल प्रोटीन सिंगल प्रोटीन, क्लास 2 में नंबर ज्यादा है बट प्रोटीन सिंगल रहेगा, क्लास 1 में मल्टीपल लोग रहेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ मेजर कास्ट प्रोटीन यूज्ड इन जीनोम एडिटिंग एंड फोरेंसिक्स विच इज कास 9 कास 12 कास 13। हम ग्रुप 2 की बात करें, क्लास 2 प्रोटीन्स को हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज वो एक्सटेंसिवली यूज होते हैं इसीलिए, राइट। सो द मेजर कास्ट प्रोटीन्स विच आर यूज्ड इन जीनोम एडिटिंग एंड फोरेंसिक्स, नंबर 1 इज कास 9, ठीक है। कास 9 को सबसे ज्यादा पढ़ा गया है और उस पर बहुत काम किया गया है और जेनेटिक्स में जनरली यूजुअली इसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो कास 9 इज मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड क्रिस्पर एसोसिएटेड न्यूक्लियस
ओके, बिकॉज कास अभी हमने बात की दैट दे आर द प्रोटीन्स विच एक्ट एज एन एंजाइम, न्यूक्लियस एंजाइम राइट, न्यूक्लिक एसिड को टारगेट साइट्स पर कट करने का इनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। चलो, तो ये क्या करते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को टारगेट करते हैं। यहाँ पे एक बात सिंपल से समझ लीजिए, कास9 जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को टारगेट करता है और डबल स्ट्रैंड ब्रेक बनाता है, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड्स में आपको ब्रेक देखने के लिए मिलेगा, बट इसके लिए एक प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिफ सीक्वेंस का रिक्वायरमेंट होता है। देखो, अब मैं आपको उसको पैम जो है, ये आप अभी ये वर्ड याद रख ले, प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिफ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपके बैक्टीरिया में ना, तो बैक्टीरिया में जो ये पैम सीक्वेंस होता है ना, ये एक्चुअली में एनजीजी होता है। एनजीजी पता है क्या होता है आपको, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। एनजीजी मतलब कोई भी न्यूक्लियोटाइड, एनी न्यूक्लियोटाइड प्लस ग्वानीन एंड ग्वानीन, समझ गए, कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, लेकिन उसके बाद में ग्वानीन ग्वानीन आपको देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे सीक्वेंसेस बैक्टीरियोफाज में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि हमने ये बैक्टीरियल सेल से लिया है, ठीक है। और बैक्टीरियल सेल से एक जब ये उनका आप समझिए कि एक इम्यून रिस्पॉन्स की तरह ये पूरा सिस्टम चल रहा है बैक्टीरियल सेल में। तो जैसे ही बैक्टीरियल सेल में कोई वायरस इन्वेड करता है ना, तो आपका जो क्रिस्पर रीजन है, ठीक है, वहां पे जो कास प्रोटीन है आपका, वो ये एक पैम आप कह सकते हो साइट को आइडेंटिफाई करता है। पैम साइट बैक्टीरिया के केस में क्या है, एनजीजी है ना, ये साइट वायरस में मिलेगी, वायरल जीनोम में मिलेगी। कौन सी, एनजीजी, एन फॉर एनी न्यूक्लियोटाइड एंड जीजी। तो जहां पर भी ये रहे देखने के लिए मिलेगा ना, वहां पर कास9 जाके अटैच हो जाएगा। समझ में आया आपको ये, ठीक है। ऑलराइट, तो ये आप ये जो इसका ये डबल स्टैंडर्ड होता है, राइट। तो जो इसका अपर स्ट्रैंड है, ये वाला है ना, इसको हम कहते हैं प्रोटोस्पेसर, प्रोटोस्पेसर। ओके, ऑलराइट, तो याद रखेंगे कि जो आपका कास9 है, उसको एक प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिफ सीक्वेंस की आवश्यकता होती है। वो क्या होता है अभी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। एंड इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई है, इट हैज वेरी हाई एडिटिंग एफिशिएंसी, बहुत अच्छे से इंसर्शन डिलीशन का काम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि बहुत अच्छे हैं, तो ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन में, म्यूटेशन एनालिसिस, एसटीआर रिलेटेड जेनेटिक इन्वेस्टिगेशन या डीएनए प्रोफाइलिंग रिसर्च में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, चलिए मैडम, ये बात हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कास12 की। कास12, कास13, कास9, ये सब क्लास 2 के आपके प्रोटीन्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड विथ लेट्स टॉक अबाउट कास12, ठीक है। तो कास12 जो है वो डीएनए को टारगेट करता है, बट साथ साथ में कोलेटरल क्लीवेज एक्टिविटी भी शो करता है। ओके, ऑलराइट। सो इनडिस्क्रिमिनेटली का क्या मतलब होता है कि भाई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता, अगर एक बार एक्टिवेट हो गया तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता, और जो आसपास के जो आपका टारगेट डीएनए, उसके आसपास के जो सिंगल स्ट्रैंडेड अगर डीएनए है, तो उनको भी कट कर देता है। ओके, ऑलराइट, तो ये कोलेटरल क्लीवेज एक्टिविटी शो करता है कास12 आपका, ठीक है। ये बहुत सेंसिटिव होता है, और अगर आपको कहीं पे रैपिड डीएनए का डिटेक्शन करना है, तो वहां पे आप कास12 का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। रैपिड डीएनए डिटेक्शन में ये यूज होगा। और अगर कहीं पर डीएनए का कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो वहां पर भी आप कास12 को इस्तेमाल करोगे। तो अगर आपके पास डिग्रेडेड डीएनए मिल रहा है आपको एज फॉरेंसिक सैंपल, तो वहां पे कास12 यूज करेंगे, कास9 नहीं, क्योंकि डिग्रेडेड सैंपल अगर मिल रहा है तो, ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट द फॉरेंसिक यूज, सबसे पहले ट्रेस डीएनए हमको मिलता है, ट्रेस डीएनए डिटेक्शन में यूज होता है, वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में, और स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन में, और डिटेक्शन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेंसिक डीएनए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विथ कास13। सो इफ वी टॉक अबाउट कास13, ये स्पेशली टारगेट करता है आरएनए को, दिस इज वीआईएमपी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कास13 जो है वो सीधे सीधे आरएनए को टारगेट करता है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं आरएनए को डिटेक्ट करना है, या वायरसेस, बिकॉज वायरसेस के बाद जेनेटिक मटेरियल एज आरएनए होता है, तो अगर आपको मोस्टली, सो अगर आपको आरएनए को डिटेक्ट करना है, वायरल डायग्नोस्टिक करना है, बॉडी फ्लूइड का आइडेंटिफिकेशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ आरएनए बायोमार्कर्स, तो आप आरएनए डिटेक्शन डेफिनेटली बायोमार्कर्स मतलब आरएनए डिटेक्ट करना पड़ेगा आपको, तो आप कास13 का इस्तेमाल कर सकते हो। और जीन एक्सप्रेशन स्टडीज में भी हम कास13 प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। सो इन दिस वे वी हैव टॉक्ड अबाउट कास13, कास9 एंड कास12, ठीक है। चलिए, एंड ये सब क्लास 2 प्रोटीन्स है।
अब मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, जो मैंने आपको डायग्राम इमेज से अच्छे से समझा दिए। मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ ताकि आपको ये ना क्लियर हो जाए। तो देखिए मैकेनिज्म यही है। अब एक बार फिर हम ऐसे इमेज के माध्यम से समझेंगे तो हमको ज्यादा इजीली याद रहेगा। तो देखिए Cas9 जो है, Cas9 आपका क्या है, प्रोटीन है जो न्यूक्लियेजेस एंजाइम की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। प्लस आपके पास एक गाइड आरएनए है, गाइड आरएनए जो कि Cas9 प्रोटीन को लेकर जाएगा। उसके पास आपके जो टारगेट डीएनए है उसका, उससे आपके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Cas9 प्लस गाइड आरएनए का ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स आकर यहाँ पे टारगेट डीएनए में अटैच हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये अटैच हो गया, ये कॉम्प्लेक्स जो है ये अटैच हो जाएगा जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस के साथ, ठीक है। देन उसके बाद जो Cas9 है वो क्या करेगा, ट्रेसर, अभी हमने बात की थी ट्रेसर आरएनए भी रहता है, ठीक है। तो ट्रेसर आरएनए क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा Cas9 को, और Cas9 क्या करेगा, Cas9 यहाँ पे कट लगा देगा। जैसे ही उसने कट लगाया दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पूरे में आपको कट दिख रहा है, और जो भी आपका प्रोग्राम्ड डीएनए अगर आप चाहते हो तो आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। समझ में आया ये? ओके। अब हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं तो हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, हमको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा इसमें। सबसे पहले टारगेट रिकॉग्निशन अभी हमने बात की। तो गाइड आरएनए जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस के साथ बाइंड कर जाएगा एडजेसेंट टू द पैम साइट। पैम साइट क्या होता है अभी हमने बात की, विच डायरेक्ट्स द कास प्रोटीन टू द प्रिसाइज जीनोमिक लोकेशन, ठीक है। फिर डीएनए का क्लीवेज होगा, कास न्यूक्लियस डबल स्ट्रैंड ब्रेक करेगा, ठीक है, एट द टारगेट साइट। एंड देन उसके बाद डीएनए रिपेयर होगा, ठीक है। डीएनए रिपेयर दो तरीके से हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज डीआईएमपी, ठीक है। तो अगर ब्रेक हुआ है तो सेल उसको रिपेयर करेगा। तो दो तरीके से सेल रिपेयर करता है। एक तरीका है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग। एक तरीका है कि सेल उसको जब रिपेयर करता है तो नॉन होमोलोगस जो एंड्स है उनको ज्वाइन कर रहा है, ये सिंपल सी बात है, इसलिए लिखा है नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग। तो ये ना, लेकिन ये वाला जो रिपेयर है इसमें बहुत एरर्स की संभावना होती है, बहुत सारी गलतियां इसमें हो सकती हैं, ठीक है। तो इंसर्शन और डिलीशन तो होता है, ठीक है, लेकिन गलतियां, क्योंकि अगर एरर है तो वो जीन का जो फंक्शन है उसको इफेक्ट करेगा। अगर आपका सीक्वेंस चेंज हो रहा है किसी भी एरर की वजह से तो जीन के फंक्शन को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो एक सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ डीएनए रिपेयर इज नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग, जहाँ पे जो होमोलोगस एंड्स नहीं होते वो ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। ये एक एरर प्रोन रिपेयर मैकेनिज्म है जहां पर इंसर्शन डिलीशन होता है, लेकिन कई बार ये जीन फंक्शन को इफेक्ट कर देता है क्योंकि रॉन्ग इंसर्शन डिलीशन भी हो जाता है। एंड देन जो सबसे सुटेबल है, ठीक है, दैट इज होमोलॉगी डायरेक्टेड रिपेयर, होमोलॉगस एंड्स एक साथ ज्वाइन होंगे। सो टेम्पलेट डायरेक्टेड मैकेनिज्म, यहाँ पे एक टेम्पलेट बनेगी और उस टेम्पलेट के अनुसार रिपेयर जो है, उस टेम्पलेट के अनुसार जो सीक्वेंस है वो जोड़े जाएंगे, इंसर्ट किए जाएंगे या डिलीट किए जाएंगे, ठीक है। और वो भी तब जब वो टेम्पलेट अवेलेबल होगा। तो ये इसमें एरर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, बिकॉज ये टेम्पलेट डायरेक्टेड मैकेनिज्म है, ठीक है। ऑलराइट, और यही रिपेयर पाथवेज जो हैं इनका इस्तेमाल करके क्रिस्पर को एक मेडिएटेड जीनोम एडिटिंग टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ऑलराइट, तभी हम डीएनए जो है उसको एडिट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जो क्रिस्पर में यूज होता है। ओके, ऑलराइट, सो आई होप ये चीज हमको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं क्रिस्पर फॉरेंसिक साइंस में कैसे इस्तेमाल हो रहा है, राइट। सो देखो, सबसे पहली बात समझो कि दो टाइप के डिटेक्शन सिस्टम है जो हमें पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, Cas13 और Cas12 के बेसिस पर। सो क्रिस्पर हैज एनेबल्ड द डेवलपमेंट ऑफ हाईली सेंसिटिव न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन सिस्टम। ये जो शेरलॉक और डिटेक्टर हम पढ़ रहे हैं, दे आर एक्चुअली द न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन सिस्टम्स। ओके, ऑलराइट, दो हैं, नंबर वन इज शेरलॉक, नंबर टू इज डिटेक्टर। ओके, सो डिटेक्टिव शेरलॉक ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा, और ये एक्चुअली में क्या है, न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन सिस्टम्स है। ओके, तो Cas13 तो जहां पर भी हमें पता है कि वो आरएनए को आइडेंटिफाई कर लेता है, अभी हमने बात की आरएनए बायोमार्कर्स को भी आइडेंटिफाई कर लेगा, इसलिए शेरलॉक इज स्पेसिफिक हाई सेंसिटिविटी एंजाइमेटिक रिपोर्टर अनलॉकिंग। ओके, ये Cas13 पर बेस्ड है, ये आरएनए टारगेट को डिटेक्ट करता है, बहुत सेंसिटिवली ये करता है, ठीक है, और आरएनए बायोमार्कर्स और पैथोजेंस को ढूंढने में मदद करता है। ओके, क्योंकि आरएनए को एक्चुअली में डिटेक्ट कर लेगा, ऑलराइट, विच इज अ न्यूक्लिक एसिड। देन द अनदर इज डिटेक्टर, डीएनए एंडोन्यूक्लियस टारगेटेड
क्रिस्पर ट्रांसरिपोर्टर। देखिए नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब होता क्या है कि अगर आपने ये पढ़ लिया, मैं आपसे जब एफएलटी करूंगी तो मैं आपसे पूछूंगी, अगर आपने इसको पढ़ लिया है ना तो आपको लगेगा मैम ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। क्यों ऐसा लग रहा है? बिकॉज आपने ऑलरेडी उन्हें पढ़ लिया है। उन बच्चों से पूछिए जिन्होंने ये नहीं पढ़ा है, वो इसको आंसर कर ही नहीं पाएंगे। इन चीजों में आप तुक्का नहीं लगा सकते, अगर आपको नहीं पता है तो नहीं पता वाला केस है, राइट। सो शेरलॉक इज स्पेसिफिक हाई सेंसिटिविटी एंजाइमेटिक रिपोर्टर अनलॉकिंग, जिस जो आरएनए को कास 13 पर बेस्ड है, तो आरएनए को आइडेंटिफाई कर लेता है इजीली, एंड इसीलिए आरएनए बायोमार्कर्स और पैथोजेंस को के आइडेंटिफिकेशन में यूज किया जाता है। अब आपका जो डिटेक्टर है वो कास 12 पर बेस्ड है। ओके ये भी डीएनए को टारगेट करता है, बहुत रैपिडली डिटेक्ट कर पाता है डीएनए टारगेट्स को, ठीक है। एंड इट इज एप्लीकेबल टू ट्रेस डीएनए एंड स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन। अभी हमने बात की है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले जब इसे समझा था तो हमने बात की थी कि कई बार ऐसा होता है कि ये जो एडजेसेंट न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस है वहां पर भी अटैक कर देता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंसेस में, और उसकी वजह से जीन का फंक्शन इफेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर बहुत डिग्रेडेड सैंपल है तो वहां पे इस डिटेक्टर को आप यूज कर सकते हो। ट्रेस डीएनए में भी ये आइडेंटिफिकेशन में मदद करेगा, राइट। एंड दीज प्लेटफॉर्म्स आर बीइंग एक्सप्लोर्ड फॉर रैपिड फॉरेंसिक स्क्रीनिंग। ये हमको पता है कि भाई इस्तेमाल किए जा रहे हैं क्योंकि ये स्क्रीन करने में मदद करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द एप्लीकेशन। इसमें हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे बिकॉज हमको पता है कि ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है, अभी बात की हमने, ठीक है। तो अगर क्रिस्पर बेस्ड एसेस को आप यूज करते हो तो ये डिटेक्शन ऑफ माइन्यूट और डिग्रेडेड डीएनए सैंपल को भी आसान कर देता है, जिससे आप एसटीआर एनालिसिस बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर आपके पास डिग्रेडेड सैंपल भी है फिर भी आप डीएनए आइडेंटिफाई कर सकते हो और ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। बॉडी फ्लूइड आइडेंटिफिकेशन, ब्लड, सलाइवा, सीमेन, मेंस्ट्रुअल ब्लड, वेजाइनल सीक्रेशन जैसे बायोलॉजिकल सैंपल्स को ये आरएनए बायोमार्कर कास 13 का इस्तेमाल करके डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है, ठीक है। इसके साथ साथ डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन, इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है, स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन इन वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स तो उसमें मदद करता है। इसको मैं वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ रही हूँ बिकॉज मुझे लगता है ये चीजें हमें बेसिकली समझ आ चुकी हैं अब तक, राइट। माइक्रोबियल फॉरेंसिक्स, अभी हमने बात की कि जो वायरसेस हैं, पैथोजेंस हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में, डिटेक्ट करने में मदद करता है। एंड फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो अभी क्रिस्पर है उसमें ये काम किया जा रहा है कि ऐसे बायोसेंसर्स इंट्रोड्यूस किए जाएं जो टॉक्सिन्स और ड्रग्स मेटाबोलाइट्स को न्यूक्लिक एसिड लिंक डिटेक्शन स्ट्रेटजीज का यूज करके, जो भी हमने पढ़ी थोड़ी देर पहले, उनको आइडेंटिफाई कर पाए और उन्हें यूज किया जा सके, ठीक है। अभी इस पर काम हो रहा है, ऑलराइट। अब एडवांटेजेस की बात करते हैं तो हमें पता है कि इसकी स्पेसिफिसिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। लो कॉपी न्यूक्लिक एसिड पर भी ये बहुत इजीली काम कर जाता है, ठीक है। डिटेक्शन बहुत रैपिड है अगर हम कन्वेंशनल मेथड्स की बात करें, कॉस्ट इफेक्टिव है, साथ में पोर्टेबिलिटी भी है इसमें। आप इसको इजीली कैरी करके जो किट है वो यूज कर सकते हो, या आप एक बार अगर हम ओवरऑल स्पेस के बारे में बात करें मैकेनिज्म की, तो इट इज ऑल्सो नॉट दैट टफ, ठीक है। आप छोटे डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म्स में भी इसको लेकर जा सकते हो, वो पोर्टेबल की बात कर रही हूँ मैं। ऐसा नहीं कि यू कैन कैरी द होल सेटअप इन बैग एंड मूव, ऐसा नहीं है, बट सिंपल डिप्लॉयबल डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म्स में किया जा सकता है, ठीक है। डिग्रेडेड डीएनए आरएनए को भी डिटेक्ट कर देते हैं और ह्यूमन, वाइल्ड लाइफ, माइक्रोबियल फॉरेंसिक्स तीनों में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन लिमिटेशन क्या है? लिस्ट ऑफ टारगेट इफेक्ट्स इन जीनोम एडिटिंग एप्लीकेशंस, ठीक है। कई बार अगर वो जो आपका टारगेट नहीं है वहां पर भी अगर एडिटिंग हो गई तो ये जीन मॉल फंक्शन क्रिएट करेगा, ठीक है। जो ऐसे है क्रिस्पर, आप जो क्रिस्पर एरे यूज कर रहे हैं उसको सिलेक्शन बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, ठीक है। और फॉरेंसिक इम्प्लीमेंटेशन की पहले आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जिस फॉरेंसिक सिस्टम में आप क्रिस्पर को यूज कर रहे हो वो उसके लिए सूटेबल है भी या नहीं, ठीक है। ऑलराइट, सैंपल की क्वालिटी से आपका डिटेक्शन इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। आपके जो फॉरेंसिक लेबोरेटरीज हैं, क्रेडिटेड फॉरेंसिक लेबोरेटरीज हैं, वहां पे लिमिटेड यूज हो रहा है अभी इसका, ठीक है। एंड साथ साथ में क्वालिटी इंश्योर करके रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एंड रेगुलेटरी एंड लीगल एक्सेप्टेंस जो है वो भी अभी इसके लिए कम है, बिकॉज यू आर एडिटिंग अ जीन, सो इसकी लीगल एक्सेप्टेंस अभी बहुत कम है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं एथिकल एंड लीगल कंसिडरेशंस की, विच इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि भाई जेनेटिक प्राइवेसी नहीं रह जाएगी, क्योंकि आप जेनेटिक जिनोम को जो आपका
जीनोम है उसको पूरा स्टडी कर रहे हो, फिर आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो प्राइवेसी नहीं रह जाएगी, प्राइवेसी रिस्क पर है, जीनोमिक डेटा जो है वो पायरेसी जो है उसकी हो सकती है। इसके साथ साथ जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मिसयूज किया जा सकता है, ठीक है। एंड इस एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप रिसर्च कर रहे हो, अगर इस टूल का यूज कर रहे हो, तो जिस पर ये हो रहा है उसको वो इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, ठीक है। जो प्रोसेस चल रही है वो इन्फॉर्म्ड सेटअप में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कभी भी कुछ भी मन करे आप कर रहे हैं, राइट। इसके साथ साथ वैलिडेशन एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ नोबल मेथड्स इन कोर्ट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेथड आप यूज कर रहे हो क्या वो लीगली एक्सेप्टेड है, कैसे आप कर रहे हो, क्या आप किसी ऐसे सैंपल पे तो अपना टेस्ट नहीं लगा रहे जो लीगल नहीं है, राइट। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। एंड साथ साथ में लीगल स्टैंडर्ड्स के साथ किसी रिसर्च को करना अपने आप में बहुत जरूरी है, और उस पर भी अभी कंटिन्यूस जो इवोल्यूशन है इस टेक्निक में वो चल चल रहा है, राइट। सो अब हम कंपेयर कर लेते हैं डीएनए एनालिसिस जो कन्वेंशनली यूज किए जाते हैं एंड द क्रिस्पर बेस्ड डिटेक्शन। तो एसटीआर प्रोफाइलिंग आइडेंटिफिकेशन इसका पर्पस है जो कन्वेंशनल डीएनए एनालिसिस है, लेकिन अगर क्रिस्पर के बारे में बात करें तो टारगेटेड न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन करता है। स्पीड बहुत फास्ट होती है क्रिस्पर की, ट्रेडिशनल मेथड्स की मॉडरेट है, सेंसिटिविटी हाई होती है, एंड क्रिस्पर की वेरी हाई फॉर स्पेसिफिक टारगेट्स, ठीक है। देन इक्विपमेंट स्पेशलाइज लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। बट अगर क्रिस्पर की बात करें तो अडेप्टेड टू पोर्टेबल प्लेटफॉर्म्स, प्लेटफॉर्म्स का मतलब यहाँ पे पोर्टेबल लेबोरेटरीज स्मॉल सेटअप्स है, ठीक है। एंड अभी जो कन्वेंशनल डीएनए एनालिसिस है उसका यूज केस एस्टैब्लिश्ड है, बट क्रिस्पर अभी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, राइट। आई होप ये हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। ऑलराइट, नाउ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है वो हमको पता है कि पोर्टेबल क्रिस्पर बेस्ड फॉरेंसिक डायग्नोस्टिक डिवाइसेस बनाई जाएं, ठीक है। अल्ट्रा सेंसिटिव एनालिसिस ट्रेस डीएनए का भी किया जा सके। अभी एनालिसिस है अल्ट्रा सेंसिटिव जिसमें कोई गलती ना हो, ठीक है। माइक्रो फ्लूइड या लेबॉन चिप सिस्टम्स में इसको लेके आया जा सके, इसका इंटरप्रिटेशन एआई असिस्टेड किया जा सके, ठीक है। रैपिड फील्ड टेस्टिंग, मल्टीपल न्यूमरस टेस्टिंग किट्स के फॉर्म में ये आ जाए तो रैपिड टेस्ट किया जा सके। ओवरऑल ऐसे जो इनको इंप्रूव किया जा सके डिग्रेडेड या मिक्स्ड फॉरेंसिक सैंपल्स के लिए। एंड क्रिस्पर बेस्ड टेक्नोलॉजीज जो है वो वैल्यूएबल कॉम्प्लीमेंट्री टूल्स बन सकती हैं एस्टैब्लिश्ड फॉरेंसिक डीएनए मेथड्स के साथ फॉर डिटेक्शन। सो ये हमको ऑलरेडी पता है, राइट। ये हमने अभी तक के डिस्कशन में पढ़ लिया। अब एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार हम रिकॉल करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बैक्टीरियल एडेप्टिव इम्यून सिस्टम रिपर्पस्ड फॉर जीनोम एडिटिंग एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक सिस्टम है। अभी हमने बात की कि ये जो सिस्टम है वो बैक्टीरिया से अडेप्ट किया गया है, ठीक है। बैक्टीरियल एडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो बैक्टीरिया यूज करता है अगेंस्ट द वायरसेस जो अटैक करते हैं बैक्टीरिया के ऊपर, वो उससे इंस्पायर्ड ये टेक्निक है पूरी तरीके से। कास्ट 9 जो है वो डीएनए को टारगेट करता है, कास्ट 12 डीएनए को टारगेट करता है सिंगल स्टैंडर्ड, कास्ट 13 जो है एंड साथ में कोलेटरल क्लीवेज शो करता है। कास्ट 13 जो है वो आरएनए को टारगेट करता है। जीनोम एडिटिंग जो है वो डीएनए क्लीवेज पर रिलाई करती है, जिसके बाद रिपेयर होगा। अभी हमने मेथड्स पढ़े हैं, ठीक है। क्रिस्पर जो है वो न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन और रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है फॉरेंसिक साइंसेज में। एंड अभी भी जो रूटीन फॉरेंसिक केस वर्क्स हैं वो जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनमें ज्यादा रिलाई करें, बट ये जो मेथड है ये इवॉल्व हो रही है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हमने क्रिस्पर जो है वो यूनिट 5 से कंप्लीट कर लिया। इसके बाद है हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड डेटाबेस एंड फॉरेंसिक जीनोमिक्स, इसको हम आज कवर करेंगे। ऑल्दो क्लास का जो टाइम है वो शायद थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बट अब वील कवर दिस, ठीक है। चलिए, सो इफ यू टॉक अबाउट बायो इन्फॉर्मेटिक्स, आप देखो इसको ब्रेक करके पढ़ो। बायो एंड इंफॉर्मेशन आप ऐसे समझो तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बायो इंफॉर्मेशन, ऑलराइट। अब इंफॉर्मेशन आईटी अगर आप बात करो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली द कंप्यूटेशनल टेक्निक्स, कंप्यूटेशनल टेक्निक्स जिनका यूज किसमें किया जाए, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के मैनेजमेंट में। ओके आपको समझ में आया। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसी इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जहां पर हम ऐसी टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के मैनेजमेंट को इन्हांस कर रही हैं, इफेक्टिवली उनका एक यूज केस बन रही हैं, उनके प्रॉपर मैनेजमेंट में हेल्प कर रही हैं। तो ऐसे कंप्यूटेशनल टेक्निक्स जो कि आपके बायोलॉजिकल डेटा या बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को मैनेज करे वो हम सारे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके और साथ में नए मेथड्स को डेवलप, बहुत
देखिए जो आपके मेथड्स ऑलरेडी हैं वो तो ठीक है, लेकिन और बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए वो साइंस जहाँ पे हम और डिफरेंट कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको क्रिएट कर सकते हैं, जिनको यूज करते हैं, इन सबको स्टडी कर सकते हैं, दैट्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स, राइट? सो द इंटरडिसिप्लिनरी साइंस दैट डेवलप्स एंड अप्लाइज computational methods, algorithms, databases, and statistical tools to organize, this term is very important, organize, analyze, interpret and visualize biological data. Means आपका जो biological data है उसकी complete study के लिए ऐसी के लिए जो टेक्निक्स इंपॉर्टेंट हैं उनको, ऐसा साइंस जिनमें वो टेक्निक बन रही है या उन टेक्निक्स के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है या बताया जा रहा है, उनको यूज कैसे करना है ये समझाया जा रहा है, दैट ऑल कम्स अंडर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है? यूजुअली इसे जीनोमिक रिसर्च के लिए डेवलप किया गया था, ठीक है, लेकिन अब मेडिसिन, एग्रीकल्चर जैसी फील्ड्स में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, राइट? नाउ रिमेंबर कि आपके पास कुछ भी डेटा जो है वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, ऐसे ही आपके पास रॉ डेटा है, ठीक है, ऑलराइट? किसी एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का आपके पास रॉ डेटा है, ठीक है, या किसी एक इन्वेस्टिगेशन का आपके पास रॉ डेटा है। अब अगर आपके पास कोई ऐसा टूल हो, ऐसी टेक्निक हो जो उसको प्रॉपर्ली अरेंज कर दे, फिर उसको स्टोर भी कर ले, फिर उसको एनालाइज करके आपको इंटरप्रिटेशन भी दे दे, तो आपका काम बहुत आसान हो गया कि नहीं हो गया, राइट? और नाउ हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना ही पड़ रहा है, बिकॉज टुडेज वर्ल्ड इज अ फास्ट वर्ल्ड। आपको सारी, आपने डेटा को एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद उसको प्रॉपर्ली स्टोर कर लिया, स्टोर करने के साथ आपने इंटरप्रिटेशन भी दे दिया कि भाई ये डेटा क्या है, क्या रहा है, इनको इन सेकेंड्स, राइट? तो ये एक्चुअली बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज केस है। सो इफ वी टॉक अबाउट बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इट इज, अगर हमें डिफाइन करना हो, सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटेशनल टेक्निक्स टू एक्वायर, स्टोर, रिट्रीव, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड मैनेज बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलरली जेनेटिक एंड जीनोमिक डेटा। आपका स्पेसिफिक डेटा, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स यूजुअली जीनोमिक रिसर्च के लिए बनाया गया था, ठीक है? जो जीनोमिक डेटा होता है उसकी हैंडलिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है अगर आप कंप्यूटेशनल टेक्निक्स का इस्तेमाल ना करें तो, ठीक है? तो स्पेसिफिकली उनके लिए बनाया गया था, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है? चलिए, व्हाट इज फॉरेंसिक जीनोमिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको पहले बताया गया, अगर हम सिलेबस देखें, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड डेटाबेसेस एंड फॉरेंसिक जीनोमिक्स, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फॉरेंसिक जीनोमिक्स क्या है, ये भी पता होना चाहिए ना आपको, राइट? सो इट इज एन एडवांस्ड ब्रांच ऑफ व्हाट, ऑफ फॉरेंसिक जेनेटिक्स दैट अप्लाइज genome wide analysis and high throughput sequencing technologies for human identification, relationship testing, ancestry prediction, phenotype prediction, microbial identification and forensic intelligence, ठीक है? अब आप सिंपल सी बात समझो कि फॉरेंसिक जीनोमिक्स में एक्चुअली आपका जो आपके पास जो भी जीनोम डेटा अवेलेबल है, उस जीनोम डेटा का, उस जीनोम डेटा को स्टडी करके, ठीक है, आपके पास जो भी जीनोमिक डेटा अवेलेबल है या एक जीनोमिक सैंपल अवेलेबल है या जो भी आपके पास जो सैंपल है जीनोम का या जो डेटा आपके पास जीनोम का है आपके पास अवेलेबल, उस डेटा का इस्तेमाल करके क्या इंटरप्रेट करना, किसी ह्यूमन को आइडेंटिफाई कर लेना, ठीक है, बेस्ड ऑन द जीनोमिक डेटा, या किसी की रिलेशनशिप को टेस्ट कर, वेदर किनशिप जो होता है जिसमें वेदर एक्स इज फादर ऑफ वाई और नॉट, ठीक है, एंसेस्ट्री का प्रिडिक्शन कर लेना या फिनोटाइप का प्रिडिक्शन कर लेना, किसी माइक्रोब को आइडेंटिफाई कर लेना ऑन द बेसिस ऑफ जीनोमिक डेटा दैट इज प्रेजेंट, वो पार्ट आप आ जाता है आपके फॉरेंसिक जीनोमिक्स में, ठीक है, ऑलराइट? अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल फॉरेंसिक जेनेटिक्स की, तो यहाँ पे हम एसटीआर मार्कर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन जो फॉरेंसिक जीनोमिक्स है, यहाँ पर हम जो जीनोम पोर्शन है उसको यूज कर रहे हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिग्रेडेड सैंपल्स, ठीक है, या ऐसे सैंपल्स जो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, जो इजी आइडेंटिफिकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, जहाँ पे एसटीआर मार्कर्स काम नहीं कर सकते, ठीक है, वो उन जगहों पर भी या उन केसेस में भी अगर हम जीनोमिक डेटा जो हमारे पास है उसका इस्तेमाल कर पाते हैं टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ केस, दैट कम्स अंडर फॉरेंसिक जीनोमिक्स। यानी सिंपल शब्दों में आपका जो जीनोमिक डेटा है उस डेटा के इस्तेमाल से कॉम्प्लिकेटेड केसेस को सॉल्व करना, जो केसेस या तो एंसेस्ट्री प्रिडिक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी माइक्रोबियल स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, वहां पर इनका इस्तेमाल करना, वही आता है आपका फॉरेंसिक जीनोमिक्स। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम फॉरेंसिक जेनेटिक्स और जीनोमिक्स में डिफरेंस करते हैं, ठीक है। तो अगर जेनेटिक्स की बात करो आप तो एसटीआरस को यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम फॉरेंसिक जीनोमिक्स के बारे में बात करें तो पूरे के पूरे जीनोम का इस्तेमाल किया जा सकता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का इस्तेमाल किया जा सकता है, वाई क्रोमोसोम का इस्तेमाल किया जा सकता है, एसएनपीज का, एसटीआरस का, इन सब चीजों का इस्तेमाल आपके फॉरेंसिक जीनोम में किया जा सकता है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी, अगर हम फॉरेंसिक जेनेटिक्स की बात करें तो पीसीआर या इलेक्ट्रोफोरेसिस इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फॉरेंसिक जीनोमिक्स में आप नेक्स्ट जनरेशनल सीक्वेंसिंग यानी एनजीएस का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम डीएनए कवरेज की बात करें तो फॉरेंसिक जेनेटिक्स आपको लिमिटेड लोकेशंस, लिमिटेड जो लोकाई है वो ऑफर करता है, बट फॉरेंसिक जीनोमिक्स में जब आप पूरा जीनोम ही इस्तेमाल कर सकते हो तो इट इज जीनोम वाइड, राइट। रिजोल्यूशन जो है फॉरेंसिक जेनेटिक्स का वो मॉडरेट है, लेकिन फॉरेंसिक जीनोमिक्स जब आपके पास पूरा ही का पूरा जीनोमिक इंफॉर्मेशन है, राइट, तो इट इज वेरी वेरी हाई। ओके, सो अब आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो फॉरेंसिक जेनेटिक्स आप आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हो, जीनोमिक्स जो है वो आप इतनी सारी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन। समझ में आया आपको? सिंपल शब्दों में समझो कि भाई जेनेटिक्स में आपके पास स्मॉल स्मॉल सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, ऑल राइट, या आपके पास कुछ टारगेट डेटा, आप सॉरी टारगेट डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन जीनोमिक्स में आपके पास पूरा का पूरा जीनोम है, ठीक है, उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। ओके, दो दे आर नॉट सेपरेबल। ऐसा नहीं है कि आप जेनोमिक्स और जेनेटिक्स को बिल्कुल अलग अलग कर दो, ऐसा नहीं है। दे आर एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये भी समझिएगा, राइट। डिफरेंस बताना इसलिए जरूरी था ताकि हम थिन लाइन ऑफ डिफरेंस को समझ सकें, ऑलराइट। चलिए अब इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है फॉरेंसिक साइंस में वो कैसे आ रहा है वो भी समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हमने बात की कि आपके पास जो जीनोमिक डेटा है उस डेटा को एनालाइज करना, जो रॉ डेटा है उसको एनालाइज करना, उसको स्टोर करना, उसको इंटरप्रेट करना टेक्नोलॉजी की सहायता से, वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आता है, ठीक है। नई टेक्नोलॉजीज बनाना जो ऐसा करने में मदद करे, और जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज उनको यूज करना, वो आपके बायो इन्फॉर्मेटिक्स का पार्ट है, ठीक है। अब कैसे जीनोमिक टेक्नोलॉजी को वो इम्पैक्ट कर रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो डीएनए सीक्वेंस एनालिसिस के लिए हम बहुत सारे मार्केट में बायोइन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उन वो जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपने उनको रेफरेंस जीनोम दिखा दिया तो, राइट। तो म्यूटेशन को बहुत इजीली वो आइडेंटिफाई कर जाएंगे, अगर पॉलीमॉर्फिज्म है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम डीएनए अगर है तो वो भी आइडेंटिफाई कर जाएंगे, और सीक्वेंस की क्वालिटी को भी इजीली आइडेंटिफाई कर देंगे आपके सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर जो है वो डीएनए सीक्वेंसेस को बहुत इजीली आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकते हैं, ठीक है। अब ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन, भाई डीएनए सीक्वेंस की पूरी जानकारी आपके पास है, ठीक है, कि एक्स पर्सन के पास आपके आपके पास पूरा जीनोमिक डेटाबेस यदि है तो ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी हो जाता है। कंप्यूटेशनल जो अल्गोरिदम्स जो हैं वो सिमिलर टाइप ऑफ डीएनए प्रोफाइल्स को कंपेयर करके इजी आइडेंटिफिकेशन में मदद करती हैं, ठीक है, ऑलराइट। देन द एसटीआर प्रोफाइल इंटरप्रिटेशन, वो दोनों लिंक्ड है। तो सॉफ्टवेयर जो है वो अलीज को अपने आप ही आइडेंटिफाई कर लेता है, मिक्स डीएनए प्रोफाइल्स को आइडेंटिफाई कर लेता है, कंट्रीब्यूटर्स के नंबर्स को अपने आप आइडेंटिफाई कर देता है, और आपकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनको कैलकुलेट करके देता है। तो आपके पास फॉरेंसिक साइंस में अगर आप बात करो तो नंबर ऑफ सस्पेक्ट्स आप बता सकते हो कि भाई इतने नंबर ऑफ सस्पेक्ट्स हो सकते हैं क्योंकि इतने कंट्रीब्यूटर्स थे, ठीक है। देन एसएनपी एनालिसिस, थाउजेंड ऑफ एसएनपीज जो है जो आपके एंसेस्ट्री आपके इन्फेरेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, आपकी फैमिली ट्री को समझने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, आपके हुज योर फादर, हुज योर फोर फादर, ये डिटेक्ट कर पाने में जो मदद करता है उसको भी आपके बायोइन्फॉर्मेटिक सॉफ्टवेयर जो है वो इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड सीक्वेंस कंपैरिजन सॉफ्टवेयर जो हैं वो मेटर्नल लीनेज में के जो आइडेंटिफिकेशन है उसको असिस्ट कर सकते हैं, पूरे मेटर्नल आपके जो एंसेस्टर्स हैं या जो मैटरनल रिलेटिव्स हैं उनके सीक्वेंस को डिटेक्ट करके बता सकते हैं कि अच्छा ये जो सीक्वेंस है वो कॉमन है, राइट। सो इट इज अबाउट दी बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड फॉरेंसिक साइंस। देखो यहाँ से हटके अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं ना तो ये सारे पॉइंटर्स हैं अलग अलग, लेकिन मैं अगर आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में एक्चुअली वी आर यूजिंग
मॉडर्न डे सॉफ्टवेयर, बायोइन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर जो कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, जिनके फंक्शंस अलग अलग हैं, उनसे इजीली हम एसएनपीज एसटीआरस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन में उनका मदद उनकी मदद ले सकते हैं। जो पूरा का पूरा जीनोमिक डेटाबेस है उसको आप एक बात समझिए कि इन अ मिनट आपका जो सॉफ्टवेयर है वो रीड कर सकता है, म्यूटेशन कहाँ कहाँ पर है वो बता सकता है, ठीक है, इन अ मिनट। सोचिए कितनी कितनी अच्छी चीज है, राइट? So when we are using softwares, or when we are using techniques to identify mutations or DNA sequences और for kinship analysis, तो वो actually आपके बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज है इन फोरेंसिक बायोलॉजी और फोरेंसिक जीनोमिक्स। आपको समझ में आया? ठीक है, अब मैं एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, हमारा मेन काम है ये बताना कि बायोइन्फॉर्मेटिक है क्या, कैसे यूज कर रहे हैं, राइट? अब कुछ टूल्स हैं जिनको हमको पढ़ना बहुत जरूरी है, जिनसे संबंधित सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे एक बार, ठीक है? सो सबसे पहले द सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल, ओके, ऑलराइट। तो अगर ये जो सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको अगर आपने रेफरेंस जीनोम दे दिया, राइट, तो ये सिमिलैरिटी, म्यूटेशन और पॉलीमॉर्फिज्म को इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं अननोन डीएनए सीक्वेंसेस से, ठीक है, ऑलराइट। तो जो आपके पास मान लीजिए ये एक एक सैंपल है, डीएनए सैंपल है विच इज अननोन, ठीक है, विच इज व्हाट, विच इज अननोन। आपके पास एक अननोन डीएनए सैंपल है और अननोन डीएनए सैंपल जो है उसको कंपेयर कर लेंगे रेफरेंस जीनोम, जो रेफरेंस जीनोम आप इन्हें आप सॉफ्टवेयर को दोगे, उस रेफरेंस जीनोम से आपके अननोन जो आपका सैंपल है उसको कंपेयर कर लेगा टू आइडेंटिफाई कि कोई क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या म्यूटेशंस तो नहीं है कहीं पर, क्या पॉलीमॉर्फिज्म अवेलेबल है। ये सारी चीजों को, पॉलीमॉर्फिज्म इज मेनी फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, राइट, तो ये आइडेंटिफाई करके आपको बता देंगे ये सॉफ्टवेयर। सो इनको कहते हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल, जैसे बीडब्ल्यू है, बाउटी है, मिनीमैप 2, ये कुछ नाम है जो आपको पता होने चाहिए, ओके। देन द वेरिएंट कॉलिंग सॉफ्टवेयर, ध्यान से समझिएगा, ये एसएनपीज, इंसर्शन, डिलीशन और स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स जो हैं, आइसोमॉर्फ्स स्पेसिफिकली, या जो स्ट्रक्चरली अलग अलग होते हैं, स्ट्रक्चरल वेरिएशंस है, उनको बहुत इजीली ये सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेते हैं, जैसे जीएटीके या फ्रीबेस या सैम टूल्स। ये नाम याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, समझने का इसमें कुछ नहीं है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, लेकिन याद करने का बहुत कुछ है, ओके। तो सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल क्या करता है आपको पता होना चाहिए, वेरिएंट कॉलिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है आपको पता होना चाहिए, विद नेम्स, विद एग्जांपल्स, राइट। देन द जीनोम ब्राउजर, ओके, तो ये जीन्स के विजुअलाइजेशन को या म्यूटेशन, जीनोमिक रीजन्स के विजुअलाइजेशन को इजी करता है आपका जीनोम ब्राउजर, जैसे यूसीएससी जीनोम ब्राउजर, एनसेम्बल जीनोम ब्राउजर, इनका फंक्शन क्या है, विजुअलाइजेशन ऑफ जीन, म्यूटेशन एंड जीनोमिक रीजन, ओके। देन द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्रोग्राम, ठीक है, ये जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, मैच प्रोबेबिलिटी और किनशिप स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल होते हैं। प्लिंक, स्ट्रक्चर एंड एडमिक्सचर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपको याद करने हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई एम सो सॉरी, या आगे बढ़ते हैं विथ द डेटाबेस। देखो इतना डेटा आपके पास आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है, व्हाट्स द सोर्स, राइट? कौन सा ऐसा सोर्स है जहां से आपके पास इतना जीनोमिक डेटाबेस आ रहा है, राइट? सो ये दो डेटाबेस आपको पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी है, अभी हम आगे भी बढ़ेंगे। नंबर 1 इज जेनबैंक, ओके, तो जेनबैंक के एनसीबीसी का भी डेटा है, उस पर भी आएंगे। तो जेनबैंक जो है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस है, पब्लिक, दिस इज पब्लिक, ओके, ये प्राइवेट नहीं है। जेनबैंक जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पब्लिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस है, पब्लिक है, ओपन टू ऑल, राइट। इट इज मेंटेन्ड बाय नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, एनसीबीआई, यूएसए। इसमें आपको डीएनए सीक्वेंसेस मिल जाएंगे, आरएनए सीक्वेंस मिल जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम्स, माइक्रोबियल जीनोम्स और वायरल जीनोम्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्पीशीज को अगर आइडेंटिफाई करना है, आपके पास डेटाबेस है। माइक्रोबियल फॉरेंसिक्स के लिए आपके पास डेटाबेस है, क्योंकि माइक्रोबियल जीनोम भी मिलता है। कंपैरेटिव डीएनए एनालिसिस के लिए आपके पास बहुत सारा डेटाबेस है, और साथ साथ में वाइल्ड लाइफ जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए भी आपके पास बहुत भरपूर डेटाबेस है, एंड दैट इज ऑल्सो पब्लिक, ठीक है। इसको मेंटेन कौन करता है, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, एनसीबीआई, यूएसए। नाम क्या है, जेनबैंक, राइट। द नेक्स्ट इज एनसीबीआई डेटाबेस, अभी हमने बात की थी। तो द नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन होस्ट न्यूमरस इंटरकनेक्टेड डेटाबेसेस, ठीक है। एनसीबीआई जो है उसमें बहुत सारे डेटाबेसेस इंटरकनेक्टेड हैं, जैसे जेनबैंक, पबमेड, डीबीएसएनपी, क्लीनवॉर, जीन ब्लास्ट, ये सारे रिसोर्सेज एक साथ आते हैं, आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा सेट आता है,
राइट। तो एनसीबीआई जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव रेफरेंस जीनोमिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कंप्रेशन आपके कंपैरिजन के लिए। और लिटरेचर सपोर्ट का मतलब है आप जब ऑलरेडी रिसर्च पढ़ पाते हो कि क्या क्या रिसर्च हुई है, क्या क्या काम हुआ है, जब आप ये पढ़ने जाते हो तो आपको एक डेटा की आवश्यकता होती है। जब आप कोई किसी भी रिसर्च में आगे बढ़ते हो तो सबसे पहले आप लिटरेचर पढ़ते हो, क्या क्या काम हुआ है उस पर्टिकुलर एरिया में। तो उसके लिए आपको डेटा की आवश्यकता होती है और ये डेटा आपको इजीली एनसीबीआई के डेटाबेस में मिल जाएगा। ओके, द नेक्स्ट इज ब्लास्ट बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ठीक है, तो अननोन डीएनए सीक्वेंसेस को ब्लास्ट जो है वो कंपेयर कर सकता है अगेंस्ट मिलियन ऑफ सीक्वेंसेस इन जीनोमिक डेटाबेस। तो ये ब्लास्ट टूल है, ये क्या कर सकता है, बहुत सारे, आप समझिए मिलियंस ऑफ अननोन आपके जो सीक्वेंसेस है उनसे कंपेयर कर सकता है एक अननोन डीएनए सीक्वेंस को। ओके, ऑलराइट। तो ये अगर इतने सारे न्यूमरस मिलियंस अगर जीनोमिक डेटाबेस से कंपेयर करके आपको एक अननोन डीएनए सैंपल ये दे सकता है, इसीलिए इसे स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन या अननोन टिश्यू के आइडेंटिफिकेशन या पैथोजन आइडेंटिफिकेशन और वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में इस डेटा को इस्तेमाल किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं विथ डीबीएसएनपी। तो डीबीएसएनपी जो है वो एक रिपोजिटरी ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म एंड स्मॉल जेनेटिक वेरिएंट्स। ठीक है, जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है उसको डिटेक्ट कर लेती है, उसके बारे में बहुत सारा डेटा इसके पास है। एंड द स्मॉल जेनेटिक वेरिएंट्स, जो छोटे जेनेटिक वेरिएंट्स हैं उसका डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो आपके पॉपुलेशन जेनेटिक्स या एंसेस्ट्री इंटरफेरेंस में ये काम आएगा। ओके, देन द इंसेम्बल डिटेल्ड जीनोम एनोटेशंस आपको प्रोवाइड करता है ह्यूमंस और अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो जीन लोकलाइजेशन, म्यूटेशन एनालिसिस या कंपैरेटिव जीनोमिक्स या फंक्शनल एनोटेशन में काम आता है, राइट। अब हमने इन सबको पढ़ लिया, अब हम इन्हें कंपेयर करके पढ़ेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो जीन बैंक डीएनए आरएनए सीक्वेंस आपको मिलेगा जीन बैंक में, और ये एप्लीकेशन आप पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। एनसीपीआई में आपको इंटीग्रेटेड जीनोमिक, ये सारे रिसोर्सेज जेन बैंक, डीबीएसएनपी, ब्लास्ट, इंसेम्बल, ये सब एक ही जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, ब्लास्ट जो है वो सीक्वेंस कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डीबीएसएनपी अभी हमने बात की स्मॉल जेनेटिक वेरिएंट्स, एंड एसएनपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंसेम्बल जेनोम एनोटेशंस के लिए, यूसीएससी जीनोम ब्राउजर जीनोम विजुअलाइजेशन के लिए, कोडिस जो है वो एसटीआर डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए, और इंटरपोलिस डीएनए गेटवे डीएनए प्रोफाइल एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनका क्या रोल है आप अपने अलॉन्ग साइड देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए। ओके, एंड देन दिस वाज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आज आपको पढ़ के उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे आपको पढ़ाने में आया। टुवर्ड्स द एंड मैंने अपनी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज कर दी बिकॉज वीडियो का टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था, बट आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा आज की क्लास में। और एक आपके यूनिट 5 के 2 टॉपिक्स कवर हो गए इस एक वीडियो में, अगले वीडियो में और 2 टॉपिक, और ये यूनिट आपकी कंप्लीट। तो हमारी 2 यूनिट्स अच्छे से कवर हो चुकी हैं। ओके, हो जाएंगी टुवर्ड्स द नेक्स्ट वीक। ठीक है, और बची हुई 3 यूनिट्स भी हम जल्दी जल्दी ऐसे ही स्पीड में करेंगे। ओके, तो आई होप आपको आज की क्लास में बहुत मजा आया होगा, मुझे भी बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड। एंड एक और बात जो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एड्रेस करना चाहूंगी, देखिए वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझिए। मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कहीं ना कहीं ट्राई करती हूँ कि वीडियोस के माध्यम से कर दूं। एंड नोट्स जो है ना, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द वीडियोस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोट्स पढ़ने से हो जाएगा, क्लास में आपको क्यों दे रही हूँ, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप पढ़ें। अगर जब तक आप चीजों को यहाँ नहीं समझेंगे, सिर्फ नोट्स पढ़ने से आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा और अंडरस्टैंडिंग भी नहीं आएगी। ठीक है, क्लास का कुछ वैल्यू होता है, इसलिए क्लास होती है, राइट। सो प्लीज ये मत समझिए कि सिर्फ नोट्स पढ़ के हो जाएगा, नोट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के हो जाएगा, राइट। टेस्ट सीरीज इज कॉम्प्लीमेंट्री, नोट्स आर ये सब जब आप एक साथ करेंगे तब आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो आप प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यूनिट 1 के नोट्स अभी लाइव है, 100 रुपीज में आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको दी गई है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक कीजिए। सेंड मैसेज ऑप्शन में आप यूनिट 1 नोट्स लेके दीजिए एंड यूल गेट द क्यूआर, जिसमें 100 रुपीज पे करके आपको नोट्स मिल जाएंगे, राइट। रिमेनिंग यूनिट्स के नोट्स वी आर वर्किंग, फाइनल एडिटिंग के फेज में नोट्स, और आपको जल्द से जल्द आपके लिए अवेलेबल होंगे वो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।